नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ मन कही। आज वैसे तो मेरा प्लान यही था कि आज राहुल गांधी जी का थोड़ा व्याख्या की जाए, उनकी यात्रा को लेकर। जो भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे हैं उसकी क्या मायने हैं, मकसद क्या है। मकसद तो आपने कई जगह पढ़े होंगे, देखे होंगे और कई जगह चर्चा भी हो रही है कि आखिर इस यात्रा के पीछे जो वजह हैं वो क्या है। लेकिन मैं कुछ ऐसी वजह आपको बताने वाला हूं कि वो वजह आपको सुनकर लगेगा कि हाँ वाकई में कुछ ऐसा ही है और इसका कितना फायदा होगा, नुकसान होगा, इस पर आज मुझे चर्चा करना था। लेकिन उससे पहले एक फिर नया विवाद हो गया है और अब मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें ये कहना चाहिए कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, बल्कि इसको आप विवाद यात्रा कह सकते हैं। ये यात्रा जैसे जैसे आगे चला जा रहा है वैसे वैसे इसके साथ विवाद भी जुड़ते जा रहे हैं। आप पूछेंगे ताजा विवाद क्या है? तो ताजा विवाद ये है कि राहुल गांधी साहब अब एक ऐसे पादरी से मिल लिए हैं, उनकी मुलाकात एक ऐसे पादरी से हो गई है जो हमेशा विवादों में रहता है। एक ऐसा पादरी जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है, एक ऐसा पादरी जो कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलकर गिरफ्तार भी हो चुका है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ती है राहुल गांधी को कि ऐसे विवादित लोगों से वो मिल लेते हैं या कुछ ऐसा विवादित काम कर देते हैं, ऐसा बयान दे देते हैं कि वो चर्चा बन जाती है, उसकी चर्चा होने लगती है और बीजेपी को हमला करने का मौका दे देते हैं। दरअसल ये एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है। जब राहुल गांधी पादरी से मिलते हैं तो उसमें कथित तौर पर यह है कि पादरी कहता है, जिसका नाम है जॉर्ज पोनैया, कि जो यीशु हैं, जो कि सबसे बड़े देवता हैं, उनको सबसे बड़ा देवता मानता है और इसके अलावा किसी भी हिंदू देवी देवताओं को वो नहीं मानता या वो तरजीह नहीं देता। इससे पहले भी भारत माता को लेकर भी वो एक विवादित बयान दे चुका है। मेरा ये कहना है कि अगर आप भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं तो क्या आपके जो एडवाइजर हैं, जो आपके सलाहकार हैं, क्या वो आपको नहीं बताते कि इस यात्रा के दौरान आपको किन लोगों से मिलना चाहिए और किन लोगों से नहीं मिलना चाहिए और नए विवादों को जन्म नहीं देना चाहिए। मुझे गुस्सा उन लोगों पर आता है जो राहुल गांधी को एडवाइस करते हैं, जो कि आज मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो इस यात्रा में जयराम रमेश जो हैं वो उनके साय की तरह है। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि जो एक ऐसा पादरी है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और वो हमेशा हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलता रहा। आपको मानना होगा कि ये देश जो है, उस देश में जो बहुसंख्यक हैं, अगर आप राजनीति कर रहे हैं या पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो जो बहुसंख्यक हैं, आप अगर उसके खिलाफ बोलते हैं या खुद नहीं भी बोलते हैं, कोई और बोलता है और उसके साथ आप अगर उठते बैठते हैं तो सवाल उठेंगे ही। और आपको पता है कि आपके एक एक कदम, आपके एक एक बयान पर बीजेपी की नजर है। तो ऐसे विवादों में क्यों पड़ना है? अभी 4 या 5 दिन हुए हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को और इसमें 2-3 विवाद ऐसे हुए कि जिस पर कांग्रेस को जवाब देना पड़ा और बीजेपी लगातार हमलावर होती रही है और आज भी बवाल मचा हुआ है। ये ताजा घटनाक्रम है और इस घटनाक्रम को लेकर बीजेपी की तरफ से तमाम सवाल दागे जा रहे हैं और कांग्रेस उसका जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि सवाल ही ऐसा है, ये वो राहुल गांधी हैं कि आपको याद होगा कि चुनाव से पहले प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कैसे कैसे प्रचार किए, किन किन मंदिरों में जाकर उन्होंने प्रार्थना की, पूजा की और एक ऐसे पादरी से आज मुलाकात होती है और ऐसे इस तरह से बयान उनके सामने आते हैं उस पादरी के द्वारा कि राहुल गांधी कुछ कह नहीं पाते। लेकिन देश जवाब मांग रहा है, बीजेपी जवाब मांग रही है कि कांग्रेस का इन सभी प्रकरण पर स्टैंड क्या है। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ
बोलना, क्योंकि राहुल गांधी खुद मिले हैं तो कांग्रेस के लिए भी सहज नहीं हो पा रहा है कि वो किस तरह से इस बात का जवाब दें और कैसे डिफेंड करें। लेकिन मुझे लगता है कि ये आज प्राइम टाइम, जो हमारे टीवी जर्नलिज्म हम कहते हैं कि आज प्राइम टाइम में ये जो विवाद है वो उसकी गूंज आपको सुनाई देती रहेगी, इस पर चर्चा होगी। और कल के भी जो अखबार आएंगे और तमाम सोशल मीडिया पर तो भरे पड़े हैं, लोगों ने चर्चा करना शुरू कर दिया है। तो ऐसा राहुल गांधी के साथ ही ऐसा क्यों होता है? राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं? राहुल गांधी जिस मिशन पर निकले थे, मिशन क्या था उनका? भारत जोड़ो यात्रा। यानी कि वो ये कह रहे थे कि इस यात्रा का मतलब ये है कि जो बीजेपी धर्मनिरपेक्षता को जो तार कर रही है, जो कम्युनलिज्म को जो बढ़ावा दे रही है, उसको लेकर हम जो समाज में बिखराव पैदा कर रही है बीजेपी, उसको हम जोड़ने का काम करेंगे और पूरे भारत का भ्रमण कर हम भारत के लोगों को यह बताएंगे कि एक ऐसी पार्टी है जो भारत को तोड़ने में लगी है, तो आइए हम भारत को जोड़ते हैं। इस यात्रा के जरिए यही संदेश देना चाहते थे राहुल गांधी। लेकिन क्या एक ऐसे पादरी से मुलाकात करने के बाद आपके पास कोई जवाब होगा? क्योंकि पादरी खुद ऐसे बयान देने के लिए जाने जाते हैं जो देश को बांटता है। यानी कि एक ऐसा देश जहां हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले लाखों नहीं करोड़ों में जिनकी संख्या हो, तो क्या आप उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं ऐसा बयान देकर? एक और बयान था इस पादरी का। इस पादरी ने कहा कि मैं जूता सिर्फ इसलिए पहनता हूं ताकि मैं भारत माता की जो गंदगी है उससे अपने आप को बचा सकूं। आप जरा सोचिए कि ये पादरी किस तरह की मानसिकता रखता है, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, और उन बहुसंख्यकों को, उन बहुसंख्यकों का जो भावनाएं, जो उनकी भावनाएं हैं, उनको कैसे ये तार तार करता है। यानी कि भारत को बांटने का, इस समाज को बांटने का काम कौन कर रहा है? वो एक पादरी करता है जिसका नाम जॉर्ज पुनैया है, और उसी जॉर्ज पुनैया से राहुल गांधी मुलाकात करते हैं। तो फिर जिस सवाल के साथ और जिस मकसद के साथ आपने ये यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा, आप वही शुरुआती 2-3 दिनों में ही, 4 दिनों में ही आप एक ऐसे पादरी से मिलकर इसको मटिया मेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं कि आप भारत जोड़ने की बात करते हैं। आप उससे मिलते हैं जो भारत तोड़ने की बात करता है और भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और समाज में तोड़ने का काम करता है। बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले या किसी पार्टी पर आरोप लगाने से पहले आप किस कदम से चल रहे हैं, आपके कौन से कदम कहां पड़ रहे हैं, किससे बात हो रही है, इस पर भी राहुल गांधी को ध्यान देना चाहिए। अगर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, असमर्थ हैं, तो क्या उनके जो एडवाइजर हैं, क्या उनको ये काम करने से नहीं रोकते? तो भारत जोड़ो का जो मकसद था कांग्रेस का, जो राहुल गांधी का, जो पार्टी चाह रही थी बार बार कि राहुल गांधी 2024 से पहले राहुल गांधी को एक ऐसा मार्ग दिया जाए, एक ऐसा यात्रा उनके लिए तैयार की जाए जिस यात्रा पर चलकर वो 2024 की लड़ाई में अपने आप को फिट पा सके और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो लड़ाई कांग्रेस लड़ना चाहती है उस लड़ाई के अगुवा बनकर किस तरह से मजबूत करेंगे पार्टी को राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी अपनी आदत से लाचार हैं और जब 4 कदम वो ठीक से चलने की कोशिश करते हैं तो यकीन मानिए कि 5वां या 6वां कदम उनका ऐसा उठ ही जाएगा जो उनको सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है। यानी कि जो मकसद राहुल गांधी ने, जो मकसद पार्टी ने तैयार किया, उस मकसद को इन्होंने खत्म कर दिया। इस पादरी से मिलकर, इस जॉर्ज पुनैया से मिलकर, जो एक धर्म के खिलाफ, जो एक देवी देवताओं को मानने वाले करोड़ों जो श्रद्धालु हैं, जो करोड़ों भक्त हैं, जो करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी भावनाओं को ये कैसे तोड़ता है, तार तार करता है। यानी कि आप उनसे मिलकर आपने भी वही काम किया जो पादरी ने किया। तो ये मकसद यहीं पर पहले स्टेज में, प्रथम चरण में ही दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं अपनी भाषा या मेरी जो क्षमता है सोचने की, समझने की, और इसका जो रिजल्ट होगा, इसके
असर जो अगर देखने को मिलेंगे तो ये है। अब राहुल गांधी इसको कैसे डिफेंड करते हैं, उनके लोग कैसे डिफेंड करते हैं, ये एक अलग बात है। तो ये मकसद इनका यहीं पर दिखता है कि इनका मकसद क्या है। दूसरी बात ये कह रहे थे कि हम जिन जिन जगहों से होकर गुजरेंगे, जिन जिन राज्यों से होकर गुजरेंगे, वहां की जो दिक्कतें हैं, वहां की जो समस्याएं हैं, उनको भी हम उठाते हुए चलेंगे। और उसी सिलसिले में वो बेरोजगारी भी हो सकता है, वो महंगाई भी हो सकती है, इन तमाम चीजों पर भी हम बात करेंगे और लोगों से उनकी दर्द जो है, उनके जो दर्द हैं वो हम सुनेंगे। लेकिन आज का ये जो ताजा घटनाक्रम है वो अब बैकफुट पर लाती है कांग्रेस को। दरअसल मैं जो आज आपसे शेयर करने वाला था, इससे पहले आपको बताने वाला था कि आज मुझे जो अपना ये वीडियो बनाना था मन कहीं पर, वो मैं इसी विषय पर बनाना चाहता था कि आखिर राहुल गांधी जो ये मिशन पर निकले हैं, ये जो पद यात्रा पर निकले हैं, वो चाहते क्या है, क्या मकसद है, पार्टी क्या चाहती है। दरअसल मुझे ये लगता है कि अब पार्टी को ये लग गया है, क्योंकि पिछले 10-11 चुनाव से जो राहुल गांधी का परफॉर्मेंस रहा है, वो परफॉर्मेंस मतलब कि माइनस में अगर हम आपको लेके चले जाएं तो माइनस में है, वो जीरो भी नहीं है। पार्टी को उन्होंने और कमजोर किया है। जो पार्टी जिस स्थिति में हारी और लगातार चुनाव हार रही है देश में, वहां से भी पीछे की ओर जा रही है पार्टी। यानी कि राहुल गांधी ने अब तक जो परफॉर्मेंस दिया है अपने नेतृत्व में, जो पार्टी को उन्होंने चलाया है, जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा है, उससे तो यही लगता है कि पार्टी की जो स्थिति थी हारते वक्त 2014 में, उससे पार्टी की स्थिति और लगातार गिरती जा रही है और माइनस में होती जा रही है। यानी कि राहुल गांधी में वो मादा अब नहीं दिखता जिसके लिए वो लाए गए थे और जिसके लिए लोग सोच रहे थे, कांग्रेस, खासकर कांग्रेसी, कि गांधी नाम अगर जुड़ा हो, वो राहुल हो या वो प्रियंका हो, अगर गांधी होगा तो पार्टी चल जाएगी और उनकी राजनीति भी समझ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बड़ा उदाहरण तो हो नहीं सकता। क्योंकि प्रियंका गांधी को लेकर भी तमाम सवाल हो रहे थे, तमाम पॉजिटिविटी दिखाई दे रही थी पार्टी के लोगों में, और कह रहे थे कि अगर प्रियंका गांधी आएंगी तो कांग्रेस का बेड़ा पार हो जाएगा। वो भी अब सवाल खत्म हो गए, वो भी मुद्दा अब खत्म हो गया, क्योंकि प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आकर सारे हथकंडे अपनाकर देख ली, पार्टी का कुछ नहीं हुआ, पार्टी की स्थिति और खराब हो गई। यानी कि गांधी फैमिली की जो जादू थी, वो जादू ना के बराबर, यानी खत्म होने के कगार पर है। जो कुछ जादू उनकी बची है वो पार्टी के अंदर ही बची है, और जो चमचे हैं पार्टी में, जो राहुल गांधी और गांधी परिवार के जो चमचे हैं, उनके इर्द गिर्द ही अब उनकी राजनीति है। उन्हीं के सामने वो राहुल गांधी है, उन्हीं के सामने वो प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी है। लेकिन क्योंकि 18 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, और उस पर भी जब सवाल पूछा जाता है राहुल गांधी से कि राहुल गांधी जी ये बताइए, क्या आप पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, तो कहते हैं वो तो वक्त बताएगा। यानी कि अभी भी वो खुलकर कुछ नहीं बता रहे हैं। लेकिन अगर सूत्रों की माने, या मेरी जो अपनी राजनीतिक समझ है, जो मैंने 20-22 साल में खुद से सीखा है, अपने अनुभव से सीखा है, कुछ अपने सीनियर से सीखा समझा है, जो कुछ पढ़ा लिखा है, मुझे अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब पैराशूट से आएंगे। पैराशूट तो पहले से था, एक और पैराशूट होगा कि अब मुझे लगता है कि इस बार जो अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है पार्टी में, मुझे लगता है कि इस बार अध्यक्ष किसी गैर गांधी को बनाया जा सकता है। इसको नोट कीजिएगा मैं जो कह रहा हूं। इसके पीछे तर्क है। वो तर्क क्या है? क्योंकि पार्टी ये चाहती है, या जो पार्टी को चला रहे हैं, जो उनके थिंक टैंक हैं, वो लगता है कि पार्टी अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में कमजोर हो रही है, क्योंकि गांधी परिवार को तो हम छोड़ नहीं सकते, वो हमारा निष्ठा उससे जुड़ा हुआ है, तो उस निष्ठा को बनाए रखना है। हम अध्यक्ष पद किसी और को दे देंगे। अगर पार्टी खुदा ना खास्ता किसी भी तरह जीत जाती है या कहीं पॉजिटिव चीज सामने आती है, तो वो क्रेडिट राहुल गांधी एंड फैमिली, यानी फैमिली इन द सेंस सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी एटसेट्रा एटसेट्रा को चली जाएगी। अगर हार जाती है तो वो ठीकरा अध्यक्ष के माथे पर रख दिया जाएगा, फोड़ दिया जाएगा कि ये पार्टी हारी है,
तो आपने सही से पार्टी को नहीं चलाया और सही से चुनाव आप नहीं लड़े, इसलिए पार्टी हार गई। यानी राहुल गांधी पर कोई दाग नहीं, क्योंकि राहुल गांधी पर अभी तक इतने ठीकरे फोड़े जा चुके हैं या वो खुद जिम्मेदार है इसके लिए, पार्टी की जो दुर्दशा हुई है। तो मुझे लगता है कि अध्यक्ष का भी इस बार जो चुनाव होगा उसमें भी लगता है कि राहुल गांधी को रेस से बाहर रखा जाएगा और फ्रंट में जो राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे थे वो राजनीति अब उनको अध्यक्ष पद के नाते नहीं कराया जाएगा, कोई और करेगा। राहुल गांधी स्टार कैंपेनर, राहुल गांधी स्टार फेस हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष कोई और होगा, यानी कि सामने कोई और होगा। पार्टी भले ही गांधी परिवार चलाए, लेकिन अध्यक्ष पद का जो चेहरा होगा वो कोई और हो सकता है। नाम भी कई चल रहे हैं, आपको पता होगा। वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं, मुकुल वासनिक हो सकते हैं, और भी कई नाम हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं कि वो आप जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी हो सकते हैं। यानी कि 3-4 ऐसे नाम हैं जो आ रहे हैं जिनको अध्यक्ष पद बनाया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी का उसमें क्या रोल होगा वो देखने वाला होगा। लेकिन जो मेरी समझ है, जो मेरा आकलन है, वो आकलन यही है कि राहुल गांधी को सिर्फ स्टार फेस बनाकर पार्टी रख सकती है 2024 तक। अब आप इसको ऐसे समझिए, पूरी जो ये यात्रा है वो यात्रा कैसे है। पहला फेज जो है वो एक यात्रा है जो कि पार्टी को मजबूत करने के नाते, पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर जोड़ने को लेकर है। और तीसरा, जो पार्टी के भीतर जो बड़े नेता हैं, जो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, वो जो मैसेज पूरे देश में जा रहा है, गलत मैसेज जो जा रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो आम कार्यकर्ताओं को नहीं पता चल पाता कि पार्टी के भीतर क्या हो रहा है, आला कमान क्या कर रहा है। तो उन कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी घर से बाहर निकले हैं, पद यात्रा कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को जोड़ें, और बता रहे हैं कि हम जिनको जोड़कर नहीं रख पाए हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको ज्यादा दिल से लगाने की बात नहीं है। आप कार्यकर्ता हैं, आप कार्यकर्ता की तरह काम कीजिए। मेरी जो असफलता है उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सवाल तो ये भी है ना, क्या जो राहुल गांधी जिस पार्टी को नहीं जोड़ पाए, जिस पार्टी को जोड़कर नहीं चल पा रहे हैं, लगातार बड़े बड़े नेता जो हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, उसको राहुल गांधी एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। चाहे वो राजस्थान की बात हो, पंजाब की बात हो, जो गुलाम नबी आजाद सबसे लेटेस्ट बड़ा नाम, जम्मू कश्मीर, पुराने कांग्रेसी, वो पार्टी छोड़कर चले गए। उसको जब कांग्रेस नहीं संभाल पा रही है, राहुल गांधी नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप समझिए कि देश में, पूरे देश को या पूरे देश के कांग्रेसी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को वो कैसे संभालेंगे। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप जरा इसको इस तरह से समझिए कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि विपक्ष का नेता कौन होगा, यानी कि नरेंद्र मोदी के सामने अब किसको लाया जाए। 2024 की जब लड़ाई शुरू हुई तो उस 2024 की लड़ाई में यह चर्चा होने लगी कि नरेंद्र मोदी के सामने किसको लाया जाए। तो उसमें क्योंकि हर रीजनल नेता ये चाहता है, जब वो एक बार चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो उसको लगता है कि अब मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। खासकर ये फैशन तब से और ज्यादा मुखर हो गया है जब नरेंद्र मोदी गुजरात से बाहर निकलकर प्रधानमंत्री बन गए। मतलब कि एक चाय वाला जब से प्रधानमंत्री बन गया तब से हर किसी को ये लगता है कि मैं प्रधानमंत्री देश का बन सकता हूं। और मेरे लिए तो और एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि मैं तो एक राज्य का, एक सूबे का मुखिया हूं, चीफ मिनिस्टर हूं। उसमें 3 नाम बड़े आते हैं, वो 3 नाम नोट कीजिए, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल। और चौथा नाम अगर लेना चाहें तो केसीआर का भी ले सकते हैं, और भी एक नाम जोड़ना चाहें तो आप शरद पवार का भी नाम ले सकते हैं, जो कि महाराष्ट्र से हैं। अखिलेश यादव अभी संशय में हैं, सोच नहीं पा रहे वो क्या करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन वो नीतीश का भी साथ देंगे या नहीं देंगे, इस पर एक बड़ा सवाल बना हुआ है। यानी कि राहुल गांधी की जो राजनीति है, कांग्रेस की जो राजनीति है, उसको अगर एक लाइन में हम बोलें तो ये एक पर्दा डालने की कोशिश है, कांग्रेस के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश है कि जो कांग्रेस के भीतर जो चल रहा है, जो खींचतान है, जो गुटबाजी है, उसको ढकने के लिए
राहुल गांधी बाहर निकले हैं और साथ ही साथ विपक्ष को ये बता रहे हैं कि इस पूरे रेस में, इस पूरी लड़ाई में राहुल गांधी को विपक्ष दूर से देख रहा है। तो क्या नीतीश कुमार अगर कैंडिडेट होते हैं उम्मीदवार 2024 के, तो क्या राहुल गांधी सीन से गायब हो जाएंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आरजेडी और कांग्रेस का नाता बहुत पुराना है और बिहार में जब जब इन्होंने चुनाव लड़ा है तो आपने देखा होगा ये दोनों साथ रहे, भले ही नीतीश कुमार आते जाते रहे हैं। तो क्या उस शर्त पे, उस कॉस्ट पे वो नीतीश कुमार का साथ देगी आरजेडी कि राहुल गांधी के मन के खिलाफ या कांग्रेस के मन के खिलाफ वो जाके नीतीश का साथ देंगे? तो राहुल गांधी को यहां यह भी बताना था कि नहीं, मैं भी रेस में हूं और 2024 में मैं भी उम्मीदवार बन सकता हूं पीएम का। अगर नहीं बनते हैं तो फिर एक सवाल है कि फिर गांधी परिवार का होगा क्या? कहां जाएगी ये पार्टी और कहां जाएगा ये परिवार? तो ये एक सवाल ये भी है उनके सामने बहुत बड़ा खड़ा है कि आखिर उनका अस्तित्व फिर इस भारतीय राजनीति में, कांग्रेस का अस्तित्व कहां रह जाएगा? ये एक बड़ा सवाल बनकर रह जाएगा। इसलिए भी कांग्रेस को लड़ाई लड़नी है और अंत तक लड़नी है। जब तक सांस है तब तक आस है। और राहुल गांधी क्योंकि वो सुविधा की राजनीति करते हैं, आराम की राजनीति करते हैं, जब उनका मन करता है तब की राजनीति करते हैं। वो सर्कमस्टांसेस को नहीं देखते, वो परिस्थितियों को नहीं देखते। अगर उनको लगता है कि आज मुझे निकलने का मन है, आज मुझे यात्रा करने का मन है, तो मैं यात्रा पे निकल जाऊं। मुझे कल छुट्टियों पर घूमने जाना है तो मैं कल छुट्टियों पर घूमने चला जाऊंगा। और वो फिर किसी को पता नहीं होता। राजनीतिक जीवन में कम से कम ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप मुकाबले में हैं और मुकाबला करना चाहते हैं एक ऐसी पार्टी से जो कि बड़ा ही मेहनत, बड़ा ही लगन के साथ आई है, और नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा पीएम जो कि आप समझ सकते हैं कि उसका मैक्सिमम टाइम सिर्फ राजनीति में ही जाती है, सिर्फ गवर्नेंस में ही जाती है। वो आदमी जो 24 घंटा पार्टी के लिए, देश के लिए और सरकार के लिए सोचता हो, उसके साथ आपकी लड़ाई है। तो आप कंफर्ट राजनीति से बाहर निकलकर आपको राजनीति करना होगा। ये बात कांग्रेस को भी समझना होगा, ये बात राहुल गांधी को भी समझनी होगी। तो अगर मैं इस पूरे प्रकरण को कंक्लूड करूं, मैं आज दरअसल समझिए कि ये वीडियो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर था। उसमें जो सबसे पहले मैं ये बात करना चाह रहा था कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। दरअसल तो मकसद है कि अपने आप को रेस में रखना और जो पार्टी में चल रहा है, जो लड़ाई हो रही है, जो खींचतान है, उसको ढकने का काम करना है। और ढका कैसे जाएगा? जब आप यात्रा पर निकलेंगे तो सबका ध्यान उसी पर चला जाएगा, क्योंकि 2024 बहुत नजदीक है। और वो आपको याद होगा कि ऐसे पहले भी कई यात्राएं हुई हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण, सबसे सक्सेसफुल जिसको कहा जाए, वो रथ यात्रा आडवाणी का, जो 298 या 92 सीट लेकर आना और एक समय 300 के पार चले जाना, ये वही बीजेपी है। तो यात्रा, पद यात्रा गांधी ने भी निकाला था, दांडी यात्रा किया था, और भी कई यात्राएं हुई। आप जब वसुंधरा राजे को हटी वहां से, उसके पहले सचिन पायलट ने भी वहां पर यात्रा की, दिग्विजय सिंह ने भी मध्य प्रदेश में यात्रा की। तो पद यात्रा का फायदा ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है। पद यात्रा जब होती हैं तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी आते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही विवादों से नाता जुड़ा रहा और हर 2 दिन 3 दिन के बाद राहुल गांधी के इस पद यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में विवाद होते जाएंगे, तो जो फायदा होना चाहिए वो नुकसान में बदल जाएगा। तो अब देखना यह होगा कि ये जो नया विवाद है पादरी से मिलने का, राहुल गांधी का विवाद, ये विवाद कब थमता है। फिर क्या कोई और एक नया विवाद इंतजार कर रहा है राहुल गांधी का? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए। अगर वो इस भारतीय राजनीति में जिंदा रहना चाहते हैं, बचना चाहते हैं और मोदी का मुकाबला करना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के उन तमाम एडवाइजर को मेरी सलाह है, अगर आला कमान को समझ में आए इस बात को, तो मेरा ये व्यक्तिगत सलाह है कि जो एडवाइजर है उनको हटाया जाए। राहुल गांधी के एडवाइजर कौन हैं
कौन उनको सलाह देता है, किन से उनको मिलना है, कहां जाना है, कब कौन सा बयान देना है और किस बयान का क्या जवाब देना है। हर बार ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी एक इनोसेंट की तरह फंस जाते हैं? तो या तो वो राजनीति करना नहीं जानते या वो करना नहीं चाहते, क्या जबरदस्ती है उन पर, क्या कोई दबाव है, क्या उस दबाव से नहीं निकल पा रहे राहुल गांधी? वरना ऐसा होता नहीं कि कैसे पादरी से उनकी मुलाकात आज हो जाए जो कि सब किए कराए पर पानी फेर दे। जो भी 1-2% आपने गेन किया इन 3-4 दिनों में, उसको आपने जीरो कर दिया। जीरो मत कहिए, -0 कर दिया। और वो -0 पार्टी को नुकसान करेगी, भारी पड़ेगा जवाब देना। खैर सोचिएगा, और मुझे लगता है कि आपको भी ये बात समझ में आ रही होगी। जनता, ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है। और मैं अंत में आपसे यही कहूंगा कि आप खुद समझदार हैं, देखिए देश में हो क्या रहा है और राहुल गांधी किस तरह से अपनी राजनीति को अंजाम तक पहुंचाएंगे। और आगे 2024 की लड़ाई बहुत बड़ी होने जा रही है। मैं आप सबसे विदा लेता हूं। फिर किसी राजनीतिक मुद्दे या किसी और मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए मन कही। नमस्कार।